हाल ही में मार्वल की द इटर्नल्स फिल्म रिलीज हुई है, जिसमें हमने एक बिल्कुल ही नए बीइंग सेलेस्टियल्स को देखा था, जो एमसीयू के फैंस के लिए बिल्कुल एक नई एंट्री थी। वैसे हमें पहले भी सेलेस्टियल्स की थोड़ी सी झलक द गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में देखने को मिल गई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सेलेस्टियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे और शायद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स को आसानी से समझ भी पाएंगे। मैं आपको वीडियो में आगे उसकी भी जानकारी दूंगा कि कैसे एमसीयू के अंदर अलग अलग रियलिटीज बनी, जो हमें हाल ही में काफी सारी आने वाली फिल्मों में देखने को भी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अनुसार शुरुआत में सिर्फ एक यूनिवर्स हुआ करता था, जिसका नाम था द फिर्मामेंट। वो एक परफेक्ट यूनिवर्स था, पर फिर्मामेंट अकेली थी, इसलिए उसने अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने कुछ सर्वेंट्स बनाए, और वो सर्वेंट्स थे सेलेस्टियल्स, जो दो भागों में डिवाइड हो गए थे। पहले द एस्पिरेंट्स आए। ये एक अच्छे सर्वेंट्स की तरह कुछ भी बनाने से पहले द फिर्मामेंट की इजाजत लिया करते थे, जबकि कुछ रिबेलियस सेलेस्टियल्स थे जो कि चाहते थे कि वो अपनी तरह अपनी मर्जी से काम करें। वो चाहते थे कि यूनिवर्स अपने आप ग्रो हो, उनकी क्रिएशन उनके हिसाब से इवॉल्व हो। लेकिन द फिर्मामेंट उनकी बगावत देखकर गुस्सा हो गई, इसलिए उसने एस्पिरेंट्स को उन्हें रोकने भेजा और यहाँ से शुरू हुई द सेलेस्टियल्स वॉर, जिसमें सेलेस्टियल्स ने एस्पिरेंट्स का एक गॉड किलर आर्मर इस्तेमाल करके उनका सफाया कर दिया और बाद में द फिर्मामेंट को हराकर उसको टुकड़ों में बांट दिया। फिर्मामेंट के टुकड़े होने की वजह से ही अलग अलग रियलिटीज और यूनिवर्स बने। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्फिनिटी स्टोन्स, जिसके बारे में हमें अभी तक एमसीयू में नहीं बताया गया है कि वो कहां से आए हैं, उन्हें इन सेलेस्टियल्स ने ही भेजा था अपने अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्स में द फिर्मामेंट के टुकड़े करने के बाद। और क्या आप जानते हैं, इस गॉड किलर आर्मर का इस्तेमाल एक बार आयरन मैन ने भी किया था, जिसकी जानकारी हम आपको हमारी आने वाली दूसरी वीडियो में देंगे। अब हम आते हैं फिर से एक बार सेलेस्टियल्स के ऊपर। सेलेस्टियल्स का काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। वो पहले कोई लाइफ फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद उसमें वो 3 तरह के लोग बनाते हैं। पहले मेटा ह्यूमंस, जिनके पास अलग अलग कैपेबिलिटीज और शक्तियां होती हैं। दूसरे एटर्नल्स, जो कि इंसानों की तरह होते हैं पर बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और तीसरे डेविएंट्स, जो एटर्नल्स से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। सेलेस्टियल्स इन सबको बैलेंस बनाने के लिए बनाते हैं और फिर इन्हें इवॉल्व होने का मौका देते हैं, जिसे हम एक तरह से टेस्ट बोल सकते हैं। उसके बाद सेलेस्टियल्स हजारों साल बाद इन्हें जज करने के लिए आते हैं, और जज करने का काम एरिशियम नाम के सेलेस्टियल का होता है, जिसे हमने हाल ही में एटर्नल्स में देखा। और अगर ये सब सेलेस्टियल्स के अकॉर्डिंग इवॉल्व नहीं होते हैं तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसा हमने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में कलेक्टर वाले सीन में देखा था, जहाँ ईसॉन द सर्चर नाम का सेलेस्टियल चुटकी में एक पूरा प्लेनेट तबाह कर देता है। और वो उस सीन में पावर स्टोन का इस्तेमाल करता है, जिसके पीछे थैनोस पड़ा हुआ था। और थैनोस से याद आया कि आप जानते हैं थैनोस भी एक इटर्नल है, जिसे सेलेस्टियल्स ने ही बनाया था, पर उसके जन्म के वक्त उसमें कुछ म्यूटेशन होने की वजह से उसके अंदर डेविएंट्स की भी पावर आ गई थी, जिसकी वजह से थैनोस सबसे शक्तिशाली एटर्नल बन गया था। इसका मतलब अगर एटर्नल्स भी चाहते तो थैनोस को रोक नहीं पाते। अब सवाल ये आता है कि थैनोस कैसे एटर्नल बना। तो मैं आपको बता दूं कि सेलेस्टियल्स ने टाइटन पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने उनकी रेस में से 3 तरह के लोग बनाए, जिनमें मेटा ह्यूमंस, एटर्नल और डेविएंट शामिल थे, जैसे उन्होंने पृथ्वी पर बनाए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि थैनोस कैसे एटर्नल बना। और हजारों साल बाद वो टाइटन को भी जज करने आते, लेकिन टाइटन उससे पहले ही खुद बर्बाद हो गया। अब मैं आपको जो सेलेस्टियल्स के बारे में बात बताने जा रहा हूँ, आप उसे जानकर हैरान रह जाएंगे। आप जानते हैं, हमारी एवेंजर्स की टीम में भी एक सेलेस्टियल मौजूद है, जिसे शायद अपनी पावर्स के बारे में पता ही नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पीटर क्विल की, लेकिन वो एक हाफ ह्यूमनॉइड सेलेस्टियल है, जो कि बेटा है एगो का, जो एक सेलेस्टियल है। हाँ, वो दिखता इंसानों की तरह है, पर वो बहुत शक्तिशाली है, जो कॉस्मिक पावर को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, आपने मार्वल मूवीज में एक प्लेनेट का नाम काफी बार सुना होगा, जिसका नाम है नोवेयर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नोवेयर प्लेनेट दरअसल एक मरे हुए सेलेस्टियल का सर है। एक और सीक्वेंस है गॉड किंग ओडिन और सेलेस्टियल के बीच में, लेकिन उसे हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए अब जल्दी से वीडियो को रैप अप करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सेलेस्टियल के नाम और उनके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे पहले आता है एरिशियम द जज, जिसके नाम से ही पता चलता है कि इसके जजमेंट के बाद ही प्लेनेट का भविष्य तय होता है। दूसरे नंबर पे आता है जेमाया द एनालाइजर, जो सब कुछ एनालिसिस करता है कि हमें कौन से ग्रह के लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना है। तीसरा नजर द कैलकुलेटर, चौथा हार्गन द मेजरर, पांचवा ईसन द रिसर्चर, छठा ईगो द लिविंग प्लैनेट, जो कि पीटर क्विल का बाप है, और आखिरी में टियामट द कम्युनिकेटर, जिसके इमरजेंस के प्रोसेस को इटर्नल्स रोक देते हैं। मैं आपको सेलेस्टियल्स के जन्म के प्रोसेस के बारे में बताना भूल गया था। सेलेस्टियल्स के जन्म के प्रोसेस को इमरजेंस कहा जाता है, जिसमें एक सेलेस्टियल किसी भी ग्रह की एनर्जी पर हजारों साल तक जिंदा रहता है
और जब वो जन्म लेने के लिए तैयार होता है तो वो उस ग्रह को तबाह करके जन्म ले लेता है, जैसा कि हमने हाल ही में आई एटर्नल्स में भी देखा था। आशा करता हूँ सेलेस्टियल्स की इस इन्फॉर्मेशन से आपको एमसीयू के नेक्स्ट फेज को समझने में थोड़ी आसानी होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में फ्रेश और मजेदार कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।